हर करेंसी पेयर के अंदर जो पहली करेंसी लेफ्ट साइड पे है उसको हम बेस करेंसी, और जो करेंसी राइट साइड पे है उसको हम काउंटर या कोट करेंसी कहते हैं। हम इन दोनों करेंसीज के आपस के कंपैरिजन पे ट्रेड करते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि एक्चुअली हम करते क्या है। फॉरेक्स में हम दो लफ्ज यूज करते हैं, बाई और सेल। किसी भी चीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए हम बाई और सेल के दो लफ्ज यूज करते हैं, और फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजीज में हम बाई करने को लॉन्ग करना और सेल करने को शॉर्ट करना भी कहती हैं। मैं अभी चलता हूं कि कोशिश करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर किसी चीज की कीमत हमें बढ़ती हुई मालूम होती है तो हम उसको बाई करते हैं, और अगर किसी चीज की कीमत हमें कम होती हुई मालूम होती है तो हम उसको सेल करते हैं। ये सप्लाई और डिमांड का एक फलसफा है। एक्चुअली हम करते क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास करेंसीज पेयर्स की सूरत में आती हैं, जैसे यूरो है और डॉलर है। हमेशा करेंसी पेयर्स के अंदर एक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और उसी वक्त उसी टाइम पे दूसरे करेंसी की कीमत कम हो जाएगी। यूरो की कीमत अगर कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू में इजाफा होता चला जाएगा, और अगर डॉलर की वैल्यू में कमी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली यूरो की कीमत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं इसको एग्जांपल के साथ समझाने की मैं कोशिश करता हूं। यहां पे जो एग्जांपल इस वक्त हमारे सामने है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें आपके पास कुछ डॉलर्स अवेलेबल हैं। आपका कोई रिश्तेदार बाहर से आया था और वो आपको कुछ डॉलर्स तोहफे में दे गया। अब उन डॉलर्स को पाकिस्तान में रहते हुए आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी दुकानदार, कोई भी अदारा आपसे वो डॉलर्स के इवज में खरीदारी करने के लिए कुछ नहीं देगा। आपको जरूरी है कि आप उन डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें। उसके लिए आप एक्सचेंजर के पास जाएंगे, आप एक्सचेंजर को वो डॉलर्स दे देंगे और उससे उसके इवज में पाकिस्तानी रुपए ले लेंगे। यानी आप एक्सचेंजर को अपने डॉलर्स सेल कर देंगे, बेच देंगे, और उससे पाकिस्तानी रुपीज बाई कर लेंगे, खरीद लेंगे। आपने दोनों ही काम किए, आपने एक चीज को दिया भी है और दूसरी चीज को लिया भी है। इसी तरह एक्सचेंजर भी उसी वक्त दोनों काम ही कर रहा है। वो आपसे डॉलर्स को बाई करेगा और आपको पाकिस्तानी रुपीज सेल करेगा। आप दोनों ने दोनों ही काम किए, कुछ आपने बाई किया और कुछ आपने सेल किया, कुछ एक्सचेंजर ने बाई किया और कुछ एक्सचेंजर ने सेल किया। फॉरेक्स मार्केट को हम एक्सचेंज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा करेंसी का तबादला करते हैं। एक करेंसी देते हैं तो दूसरी करेंसी को हम ले लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी यूरो और डॉलर की एग्जांपल की तरफ। हमारे पास यूरो डॉलर का एक करेंसी पेयर है, और फर्ज करें किसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि यूरो डॉलर करेंसी पेयर की वैल्यू में इजाफा होने लगा है। ऐसे लोग जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जानते हैं, और जो बिल्कुल नए हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हम जब भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं हम MT4 के अंदर चार्ट्स के जरिए अपना एनालिसिस करते हैं। चार्ट्स को देखते हैं मार्केट की मूवमेंट को देखने के लिए, उस करेंसी पेयर की फ्लक्चुएशन को देखने के लिए। चार्ट तीन तरह के होते हैं, बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है और लाइन चार्ट है। मैं शुरू में नए बंदे के लिए इजी है कि वो लाइन चार्ट को देखे, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता चला जाता है वो बार चार्ट और लाइन चार्ट को देखना शुरू कर दे, सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट को देखना शुरू कर देता है, और वो उसके लिए ज्यादा बेहतर भी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होती है उसको देखने से, समझने से, बशर्ते कि कैंडलस्टिक चार्ट को, बार चार्ट को पढ़ना आता हो। बहरहाल हम बात कर रहे थे अपनी इस एग्जांपल की, हमें लाइन जो नजर आ रही है वो ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरो डॉलर पेयर में यूरो की कीमत बढ़ रही है। हम जब भी फॉरेक्स में हैं हम हमेशा बेस करेंसी के रेफरेंस से बात करते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में बेस करेंसी हमारे पास यूरो है, लेकिन बाकी के जो हमारे करेंसी पेयर्स हैं जैसे पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पाउंड और डॉलर है, पाउंड और जैपनीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर है। तो हर करेंसी पेयर के अंदर जो पहली करेंसी लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में बेस करेंसी
यूरो है। तो हमें पता चलता है कि यूरो की कीमत बढ़ रही है, तो हम यूरो को फौरन बाई करते हैं। हम MT4 में न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हैं और फौरन बाई का बटन दबा देते हैं ताकि यूरो बाई हो जाए। लेकिन अभी आप याद करें, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक्सचेंजर के पास गए थे, आपने डॉलर्स दिए थे और आपने पाकिस्तानी रुपीस लिए थे। अब यहाँ पे हम यूरोस को अगर बाई कर रहे हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा। हमारे पास देने के लिए अवेलेबल करेंसी डॉलर यहाँ पे मौजूद है, हम डॉलर को दे देंगे, यानी डॉलर को सेल कर देंगे और यूरो ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगर यूरो को बाई कर रहे हैं तो हम डॉलर को सेल भी कर रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में हम जब भी बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, हम हमेशा बेस करेंसी के रेफरेंस से बात करते हैं। इस ट्रेड में हमने चूंकि यूरो को बाई किया है, इसलिए हम कहेंगे कि हमने यूरो डॉलर को बाई किया। हम डॉलर के सेल करने का जिक्र नहीं करेंगे कि क्योंकि वो एक अंडरस्टूड चीज है कि अगर हम बेस करेंसी को बाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली काउंटर करेंसी खुद ब खुद सिस्टम जो है वो सेल कर देगा। ये हमारा बाई का फलसफा है। फॉरेक्स मार्केट में बाई करने के साथ साथ हम एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, लॉन्ग करना। ये लंबी ट्रेड के हवाले से नहीं है, ये एक वर्ड है जो कि हम बाई की ट्रेड के लिए यूज करते हैं। आगे चल के हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज की बात करेंगे, तो वहां पे आपको बाई और सेल के लफ्जों की बजाय लॉन्ग और शॉर्ट के अल्फाज से ज्यादा वास्ता पड़ेगा, इसलिए इन अल्फाज से वाकफियत होना भी जरूरी है। हमने यूरो डॉलर को बाई कर लिया, प्राइस चार्ट ऊपर चला गया, काफी सारा प्रॉफिट आ गया और किसी भी जगह पे प्रॉफिट लेके हम उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। फॉरेक्स मार्केट में अपने प्रॉफिट को लेके ट्रेड से निकल जाने को हम ट्रेड क्लोज करना कहते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि यूरो डॉलर पेयर की कीमत में कमी वाक़ई हो रही है। हमें चार्ट नीचे जाता नजर आ रहा है। अगर चार्ट नीचे जा रहा है, लाइन जो कि हम कहते हैं कि बेस करेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, यूरो हमें नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू में इजाफा भी हो रहा है, क्योंकि यूरो की कीमत जितनी गिरती चली जाएगी उतना ही दूसरी करेंसी जो कि यहाँ पे डॉलर है हमारे पास, उसमें इजाफा होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जाहिर है पाकिस्तानी रुपए की कीमत कम हो रही है, और अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे यूरो की कीमत हमें गिरती हुई नजर आती है, ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। वो हमें चार्ट पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम अपने तखय्युल में, हम अपनी सोच में उसको देख सकते हैं। अब हमारा बेनिफिट किस चीज में है? अब हम डॉलर को बाई करेंगे। हम न्यू ऑर्डर के बटन पे जाएंगे और वहां पे हमारे पास दो बटन है, बाई और सेल का। क्या मेरे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं वो बताएंगे कि मैं किस बटन पे क्लिक करूंगा, बाई के बटन पे या सेल के बटन पे? अगर चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं किस बटन पे क्लिक करूंगा, बाई के बटन पे या सेल के बटन पे? क्या तमाम दोस्तों को मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे प्लीज चैट के अंदर जवाब दें ताकि मुझे पता चल सके। जी ठीक हो गया। ओके, तो हमें पता, अब पता चलता है, मैं बात कर रहा था कि हमें पता चलता है कि यूरो डॉलर पेयर की कीमत में कमी वाक़ई हो रही है। तो अब हम डॉलर को बाई करेंगे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के तहत अगर हमने डॉलर को बाई करना है तो कुछ देना पड़ेगा, हमें यूरो को सेल करना पड़ेगा। हम MT4 में न्यू ऑर्डर के बटन पे जाएंगे और हम सेल के बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो चार्ट जितना नीचे की तरफ चलता चला जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। सेल की ट्रेड का मतलब भी बाई करना है, लेकिन यहां पे हम ऑपोजिट करेंसी यानी काउंटर करेंसी को बाई कर रहे हैं, और
बेस करेंसी को सेल कर देते हैं, इसलिए हम उस ट्रेड को सेल की ट्रेड कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हम इस सेल की ट्रेड को शॉर्ट करना भी कहते हैं। हम कहेंगे वो या शॉर्ट इन यूरो डॉलर, या हमने यूरो डॉलर को सेल कर दिया। तो ये बेसिक फलसफा है फॉरेक्स मार्केट में किसी भी चीज को ट्रेड करने का। सादा लफ्जों में, बिल्कुल इंतहाई सादा, नए बंदे को समझाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर चार्ट ऊपर को जा रहा है तो आप बाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, अगर चार्ट नीचे को जा रहा है तो आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और मैंने देखा है कि ज्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स जो कि बिल्कुल नए हैं या थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेडिंग करते हुए, उन्हें ये नहीं पता कि वो सेल के बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जब बाई के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको ये जरूर पता है कि चार्ट अगर ऊपर को जाएगा तो वो बाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर चार्ट नीचे को जाएगा तो वो सेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ट्रेडिंग सभी करते हैं, लेकिन सही फलसफा, सही जो तरीका है उसको समझ लेने से आसानी भी पैदा होती है और आपको आगे चल के एनालिसिस करने में भी बहुत ज्यादा आसानी हासिल हो जाएगी। फॉरेक्स मार्केट में हम ज्यादातर करेंसीज को ट्रेड करते हैं। हमारे पास 50 से ज्यादा करेंसी पेयर्स अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं ज्यादातर। उनमें से यहाँ पे कुछ करेंसी पेयर्स, तकरीबन 6 करेंसी पेयर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिनमें यूरो डॉलर है, डॉलर येन है, पाउंड डॉलर है, डॉलर और स्विस फ्रैंक है। स्विस फ्रैंक CHF स्विट्जरलैंड की करेंसी है, इसको हम स्विस फ्रैंक पढ़ते हैं CHF को। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। और NZD न्यूजीलैंड डॉलर है, ये न्यूजीलैंड की करेंसी है। ये 6 करेंसी पेयर्स जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम फॉरेक्स मार्केट में इनको मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जो लोग करेंसीज पे ट्रेड करते हैं उनमें से 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इन 6 करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। 80% से ज्यादा वॉल्यूम्स जो है वो इन 6 करेंसी पेयर की ट्रेडिंग से हासिल होता है। याद करने के लिए मैं आमतौर पे अपने दोस्तों को अक्सर ये कहा करता हूं कि नाम याद करने तो ठीक है, लेकिन इन तमाम करेंसी पेयर्स के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो ये कि हर करेंसी पेयर के नाम के अंदर अमेरिकन डॉलर USD आता है। वो कहते हैं ना अमेरिका नंबरदार है, तो वो नंबरदार साहब जिधर आ जाते हैं वो मेजर हो जाता है। तो ऐसे करेंसी पेयर्स जिनके नाम के अंदर डॉलर आ जाए हम उनको मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं, और ज्यादातर हमारी जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो इन करेंसी पेयर्स को ज्यादातर ट्रेड करती है। यहाँ पे इन करेंसीज के कुछ नाम हमारे पास हैं, सिंबल्स हैं। USD डॉलर को कहते हैं, ये अमेरिका की करेंसी है। यूरो, इसका सिंबल EUR है और ये यूरोपीय यूनियन की करेंसी है। JPY येन है, जापानीज येन है, ये जापान की करेंसी है। इसी तरह से GBP पाउंड है और ये बरतानिया की करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया की, इंग्लैंड की करेंसी है। CHF फ्रांस की करेंसी है, फ्रैंक है सॉरी, और ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए लिखते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। और NZD न्यूजीलैंड डॉलर को हम कहते हैं और ये न्यूजीलैंड की करेंसी है। CHF की मैं दोबारा वजाहत कर देता हूं। CHF स्विट्जरलैंड की करेंसी है और इसको हम फ्रैंक कहते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स के अलावा हमारे पास एक दूसरा ग्रुप भी है जिसको हम क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं। ऐसे तमाम करेंसी पेयर्स जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता वो क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्विस फ्रैंक है, पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पाउंड स्विस फ्रैंक है, पाउंड जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर है, एंड सो ऑन। बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता और ये सारे के सारे क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। यानी बेसिकली हमारे पास 2 किस्म के करेंसी ग्रुप्स हैं, मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स। एक फर्क इनके नाम के लिहाज से हो गया कि जिनमें डॉलर आता है वो मेजर हो गए और जिनमें डॉलर नहीं आता वो क्रॉस हो गए। लेकिन इनके अंदर ट्रेडिंग के हवाले से भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले वेबिनार्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे। फॉरेक्स मार्केट एक सबसे ज्यादा सिक्योर मीडियम है इन्वेस्टमेंट का।
इस मार्केट के अंदर आपके पैसे आपके अपने हाथ में हैं। कोई बंदा आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकता। प्रॉफिट और लॉस तो आपके भी अपने हाथ में है। आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को समझती हैं, आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करती हैं तो आप प्रॉफिट कमाती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं पे गलती करती हैं या आपको ट्रेडिंग नहीं आती और आप आंखें बंद करके ट्रेड करती हैं तो खुदा ना खास्ता नुकसान भी होता है। इसलिए ये एक ऐसी मार्केट है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि कुछ लोग वेबसाइटों के झांसे में आती हैं जो ये कहती हैं कि जी हम आपके पैसे रातों रात डबल कर देंगे, और वो पैसे लेके भाग जाती हैं। यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है। ये सबसे दुनिया का सिक्योर मीडियम है जहाँ पे आपके पैसे आपके कंट्रोल में हैं। आप अच्छी ट्रेडिंग करेंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, खुदा ना खास्ता गलती करेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। फॉरेक्स मार्केट स्पेकुलेटर्स के साथ मिलकर बनती है। ज्यादातर इस मार्केट के अंदर स्पेकुलेटर्स हैं। ये स्पेकुलेटर्स क्या हैं? स्पेकुलेटर्स मेरे और आप जैसे ट्रेडर्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ इस गरज से ट्रेड करते हैं कि हमें प्रॉफिट हासिल हो। सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक, एक तहकीक के मुताबिक 5% ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं फॉरेक्स मार्केट में जो किसी खास रियल पर्पस के तहत की जाती हैं, जैसे इंडस्ट्री के हवाले से हैं, टूरिज्म के हवाले से हैं, कॉमर्स के हवाले से हैं, फ्रांस के हवाले से हैं। ये सिर्फ 5% ट्रेड्स हैं। बाकी सारी जो ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में होती है उसका बेसिक पर्पस सिर्फ यही है कि हम प्रॉफिट हासिल कर सके। इसलिए जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा उतना ज्यादा बेहतर प्रॉफिट आप यहां से कमा सकते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं हम फॉरेक्स मार्केट के हवाले से। ये 24 घंटे की मार्केट है, हर वक्त चल रही है। इस मार्केट के अंदर काम करने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेडर्स दुनिया में कहीं पे भी बैठ के इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप या कंप्यूटर और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और सॉफ्टवेयर हो फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और उसके जरिए आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हुए ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, क्या उन सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर किसी को भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तस्वीर सही नहीं आ रही, स्क्रीन सही नहीं आ रही, या मेरी आवाज सुनने में कोई मसला आ रहा है, तो प्लीज मुझे चैट विंडो के अंदर मैसेज करके इन्फॉर्म करें। ठीक हो गया। इस मार्केट में जैसे मैं कह रहा था कि ये मार्केट 24 घंटे की मार्केट है और आप दुनिया में किसी भी जगह पे रहते हुए इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट ईस्टर्न टाइम्स के मुताबिक चलती है। ईस्टर्न टाइम्स के मुताबिक ये मार्केट शाम के 5 बजे इतवार वाले दिन खुलती है और जुमे के शाम के 5 बजे बंद हो जाती है। अब ये ईस्टर्न टाइम याद रखना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये मार्केट इतवार और पीर की दरमियानी सुबह सहरी के टाइम 3 बजे खुलती है और जुमे का दिन गुजार के जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात को 3 बजे बंद हो जाती है। ये टाइम गर्मियों और सर्दियों में 1 घंटा आगे पीछे भी होता है। यानी हफ्ता और इतवार पूरी छुट्टी है। पीर वाले दिन जब हम उठते हैं तो मार्केट चल रही होती है और हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई कमीशन नहीं है, कोई एनुअल या मंथली फीस नहीं है। एक दोस्त पूछ रहे हैं कि मैंने एक्सोटिक करेंसी पेयर्स के हवाले से बात नहीं की। उसके बारे में जो डिटेल से डिस्कशन है वो हमारे अगले वेबिनार का हिस्सा है। बहरहाल मैं यहाँ पे जिक्र करता चला जाता हूँ। हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी करेंसी पेयर्स कहते हैं। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स के हवाले से जैसे मैंने कहा कि डिटेल से डिस्कशन हमारे अगले वेबिनार में होगी, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास 3 किस्म के मेजर करेंसी पेयर्स ग्रुप्स हैं। मेजर करेंसी पेयर्स, क्रॉस करेंसी पेयर्स और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। इंशाल्लाह एक्सोटिक करेंसी पेयर्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन हम अगले वेबिनार के में करेंगे क्योंकि वो हमारा उसका हिस्सा है। इस मार्केट में काम करने के लिए हमारे पास हमें कोई कमीशन पे नहीं करना पड़ता, कोई एनुअल या मंथली फीस नहीं है, लेकिन एक छोटी सी फीस, एक छोटे से चार्जेस हैं जो हम हर ट्रेड पे करते हैं, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड
Muted. के साथ इंशाल्लाह इसको मैं समझाऊंगा भी, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह हमारे अगले वेबिनार के अंदर। और इस मार्केट के अंदर हम दोनों ही साइड्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। हम ऊपर जाती मार्केट को बाई करके, नीचे आती मार्केट को सेल करके प्रॉफिट हासिल करते हैं। शर्त यह है कि आपको ये पता हो कि कब मार्केट में ऊपर जाना है और कब मार्केट में नीचे आना है। और इस चीज के बारे में पता करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन की, एक प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, जो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। इस मार्केट में हमारे पास एक सबसे अहम कॉन्सेप्ट लेवरेज का भी आता है। हमें कंपनी 1:1000 तक की लेवरेज, और अब तो अनलिमिटेड लेवरेज भी अवेलेबल है, ऑफर करती है। कि लेवरेज क्या है, किस तरह से हमारी हेल्प करती है, लेवरेज हम क्यों लेते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, इंशाल्लाह इसी वेबिनार के अंदर आगे चल के हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो किसी एक जगह पे महदूद नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले फॉरेक्स ट्रेडर्स ने अक्सर हमारे टीवी चैनल्स पे खबरों में कराची स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इसके साथ साथ कुछ दीगर स्टॉक एक्सचेंजेस चल रही हैं। वो फिजिकली वहां पे लोग जाते हैं और वहां पे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। वो बड़ी महदूद स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। उनके अंदर कुछ कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है। हमारे ये जो करेंसी पेयर्स हैं और जो दीगर चीजें फॉरेक्स में हमारे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल है चीजों की, वो वहां पे नहीं है। वहां पे बहुत लिमिटेड सी ट्रेडिंग है और वो बड़ी मुश्किल सी ट्रेडिंग है। मैं इंशाल्लाह कभी आपको समझाऊंगा इस वेबिनार के अंदर, हो सकता है इसमें भी एक दो मैं आपको एग्जांपल दूं। लेकिन फॉरेक्स इसको हम कहते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई जगह की कैद नहीं है। फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस है जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए एस्टेब्लिश्ड है, जिसमें बेशुमार बैंक्स, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फॉरेक्स में जो बड़ी बड़ी मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस जिनको हम ज्यादातर जिक्र करते हैं, उनमें अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, बरतानिया की लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जापान की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्टॉक एक्सचेंजेस शामिल हैं। सिर्फ यही 4 स्टॉक एक्सचेंजेस फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में इसके अलावा भी बेशुमार स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसमें नेस्डैक है, यूरोनेक्स्ट है, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और पुर्तगाल की है, फ्रैंकफर्ट है जर्मनी की, शंघाई है चाइना की, बीएमई है, इटालियन और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंजेस है। इसके अलावा भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ममालिक की जिनकी स्टॉक एक्सचेंजेस फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा हैं। लेकिन जब भी फॉरेक्स की बात करते हैं, हम इन बाकी की स्टॉक एक्सचेंजेस का जिक्र नहीं करते। हम हमेशा अमेरिका, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ही जिक्र करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। बाकी की मार्केटों की अहमियत इनके मुकाबले में बहुत थोड़ी रह जाती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ तस्वीर हैं। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे भी लोग फिजिकली वहां पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए, यानी अपने सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह से हमारे पास लंदन स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर है, जापान टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर है। वहां पे लोग जो मौजूद है वो वहां पे जाके फिजिकली ट्रेड करते हैं और वो महदूद हैं उसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए। हमारे पास ये फैसिलिटी है कि फॉरेक्स के हवाले से हम इन तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। एक बंदा जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है, वो उस 8 घंटे के अंदर ही अपनी ट्रेडिंग करता है। उसके बाद उसके लिए काम खत्म हो जाता है। हमारे लिए, हम इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ अपनी सॉफ्टवेयर के जरिए कनेक्टेड हैं और हम एक स्टॉक एक्सचेंज से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्टॉक एक्सचेंज का सिलसिला चलता रहता है। इस तसलसल के अंदर अपनी ट्रेडिंग को लगातार जारी रख सकते हैं। ये तमाम स्टॉक एक्सचेंज 8-8 घंटे की हैं, खुलती हैं और अपने ऑफिस टाइम के हिसाब से बंद हो जाती हैं। इनमें से जैसे मैंने कहा कि सबसे हमारे लिए अहम अमेरिका, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और इनमें से भी जो सबसे अहम स्टॉक एक्सचेंज हम कंसिडर करते हैं वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया में जो 5 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग हो रही है, उसका 35% हिस्सा लंदन स्टॉक एक्सचेंज के टाइम में ट्रेड हो जाता है। 17% वॉल्यूम्स की ट्रेडिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, 6% वॉल्यूम्स की ट्रेडिंग टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में, और बाकी की जो 40-42% बचती है वो जो दीगर छोटी छोटी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाती है। ये जो फिगर्स यहाँ पे मैंने आपको शो की हैं, ये मुख्तलिफ माहिरीन से और मुख्तलिफ सोर्सों से, मुख्तलिफ ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने हासिल की हैं। चूंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जैसे मैंने कहा कि 35% वॉल्यूम्स की ट्रेडिंग लंदन स्टॉक एक्सचेंज के टाइम में हो जाती है, इसलिए ज्यादातर माहिरीन ये भी कहते हैं कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में
ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर इस चार्ट में आप देखें, क्या तमाम दोस्तों को ये चार्ट नजर आ रहा है? मुझे चैट विंडो के अंदर प्लीज मैसेज लिखकर बताएं कि क्या आप सभी लोग इस चार्ट को सही तरीके से देख रहे हैं? आप सभी लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन हम कहते हैं कि 1 बजे लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने से 4 घंटे पहले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है। गर्मियों और सर्दियों में चूंकि 1 घंटे का आगे पीछे फर्क भी आता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर रहा। हम 1 बजे लंदन स्टॉक एक्सचेंज के टाइम की बात कर लेते हैं और 5-6 बजे तकरीबन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के आखिरी 4 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पहले 4 घंटे आपस में ओवरलैप करते हैं। ये वो वक्त है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम 5 से लेकर रात के 10 बजे का वक्त आप इसको कह सकते हैं। ये वो वक्त है जब अमेरिका और बरतानिया की दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस एट ए टाइम खुली हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी चल रही है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी चल रही है, और ये वो वक्त है जिसको फॉरेक्स मार्केट में हम मैजिक टाइम कहते हैं। ऐसे दोस्त जो कि रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ये वो वक्त है पाकिस्तानी शाम के औकात जब मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी देखने में आती है। फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़ी अक्सरियत ट्रेडर्स की ऐसी है जो इस टाइम के अंदर ट्रेड करना ज्यादा पसंद करती है। इस टाइम में मार्केट सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है, बहुत थोड़ी देर में आप ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। एक्सपर्ट्स भी यही मशवरा देते हैं कि आप इस मैजिक टाइम के अंदर ज्यादा फोकस करें ट्रेडिंग के हवाले से। ये नहीं है कि बाकी औकात में आप ट्रेडिंग ना करें, लेकिन ये वो वक्त है जिसके अंदर आप ज्यादा बेहतर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। मार्केट जब एक ट्रेंड पे चल पड़ती है, आगे चल के हम इंशाल्लाह अगले वेबिनार्स में ट्रेंड्स की बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, तो जब मार्केट एक डायरेक्शन में चल पड़ती है तो अक्सर उसी डायरेक्शन में काफी देर चलती है और बड़े आराम से थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा एनालिसिस करके ज्यादा प्रॉफिट लिए जा सकते हैं। बहरहाल रात के 3 बजे जाके तकरीबन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाती है तो सिडनी ओपन हो जाती है। सिडनी के 2 घंटे के बाद टोक्यो ओपन हो जाती है। टोक्यो बंद होने से 1 घंटा पहले फिर से लंदन स्टार्ट हो जाती है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है हत्ता के फिर जुमे वाले दिन सारी की सारी रात को जाके स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो जाते हैं। क्योंकि तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस, ये 4 जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके अलावा इन औकात के अंदर बेशुमार और दीगर ममालिक की स्टॉक एक्सचेंजेस भी बीच में आती हैं, तो ये सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंजेस एक दूसरे को ओवरलैप करती रहती हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे की मार्केट है। कोई एक मार्केट 24 घंटे नहीं खुली, बल्कि हर मार्केट अपने टाइम के लिए खुलती है, वो बंद हो जाती है और अगली मार्केट खुल जाती है, और हमें वो तसलसल जो है हमारे अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, अपने MT4 के जरिए वो तसलसल बरकरार रहता है और हम 24 घंटे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट एक बहुत लिक्विड मार्केट है। बहुत ज्यादा लफ्ज सुना होगा ट्रेडर्स ने लिक्विडिटी के हवाले से। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। लिक्विडिटी के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जिनको बताया जा सकता है। अभी मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया। मेरे पास एक दफा एक ट्रेडर आए कराची स्टॉक एक्सचेंज में, वो काम करते थे। उन्होंने अपनी दास्तान बयान की कि कुछ अरसा पहले उन्होंने कहा जी कि मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक अदारे के कुछ शेयर्स खरीदे थे। उस वक्त उस शेयर की कीमत जो है वो 18 रुपए थी और मैंने 18 लाख रुपए के यानी 1 लाख शेयर्स उसके खरीद लिए। 2-3 साल गुजर चुके थे जब वो मुझे मिले और उन्होंने कहा जी अब उस शेयर की कीमत सिर्फ 2 रुपए है। तो 3 साल गुजरने के बावजूद अब उनको 16 लाख का नुकसान हो रहा था, क्योंकि शेयर की कीमत 16 रुपए गिर चुकी थी। उसके बावजूद वो कहते हैं कि अब मैं भी इसको बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो अभी भी लोग इसको खरीदने को तैयार नहीं है, यानी वो अपनी ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो बायर अवेलेबल नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, हमने उधर ट्रेड स्टार्ट की है, प्रॉफिट आ गया, हम क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं, फौरन ट्रेड हमारी क्लोज हो गई। ये लिक्विडिटी कहलाती है। यानी
आपको बायर्स और सेलर्स हर वक्त अवेलेबल हैं। जब भी हम बाई करना चाहते हैं किसी चीज को, हमें कोई ना कोई अदारा, कोई ना कोई बैंक बैक एंड पे क्या हो रहा है वो आपके सामने नहीं है, वो हमारा जो ब्रोकर है एक्सएनएस वो मॉनिटर कर रहा है, वो उसको मैनेज कर रहा है सारा कुछ। तो वो अदारे जो है वो आपको हर वक्त किसी भी चीज को बेचने को और आपसे किसी भी चीज को खरीदने के लिए हर वक्त तैयार है। इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स में काम करने का और लोकल स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोकल स्टॉक एक्सचेंज में आप पाबंद हैं, आपको जब तक आगे बायर नहीं मिलता, आपको चाहे नुकसान हो रहा है आप उस ट्रेड को खत्म नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको अगर प्रॉफिट आ गया, आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं, आपकी ट्रेड फौरन बंद हो जाती है। कोई ना कोई अदारा बैक एंड पे उसको लेने को तैयार है। अगर खुदा ना खासा थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो भी आप उस ट्रेड को फौरन बंद कर सकते हैं, कोई ना कोई अदारा उसको ले लेता है। ये लिक्विडिटी कहलाती है। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में जैसे मैंने बात की थी कि लेवरेज एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा ट्रेड्स करने में हेल्प करता है। अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में इन्वेस्टमेंट के लेवरेज के हवाले से। बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, हम बहुत ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और हर ट्रेड के ऊपर बड़ी थोड़ी सी अमाउंट जो है वो अपने ब्रोकर को, कंपनी को पे करते हैं और हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। इसके बरक्स अगर हम लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी ट्रेड को स्टार्ट करने के एवज में जो ब्रोकर है हमसे बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट लेता है। वहां पे छोटी अमाउंट के साथ हम अपना अकाउंट भी स्टार्ट नहीं कर सकते। मुझे एक ब्रोकर से मिलने का इत्तेफाक हुआ और उन्होंने कहा जी कि अगर आपने कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है तो आप कम से कम 5 लाख रुपए से अकाउंट ओपन करें। 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन आ रहा है। हम माइनस में जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने कहा कि लिक्विडिटी अवेलेबल होती है और हर वक्त हम अपनी उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। किसी भी वक्त हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। हमारे ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है जैसे मैंने लोकल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहा कि हमें बायर ही अवेलेबल नहीं है। वो 2 रुपए का शेयर लेके फिर रहे थे कि मुझे कोई बायर अवेलेबल करवा दें ताकि मैं उस शेयर से जान छुड़वा सकूं। 16 लाख का डॉलर सॉरी 16 लाख का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि इसको वो खत्म कर दें। फॉरेक्स मार्केट जैसे हमने कहा कि 24 घंटे की मार्केट है लेकिन ये 5 दिन चलती है, हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियां हैं। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और मुख्तलिफ एनालिसिस जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती रहती है और दिनों के हवाले से भी एक रिसर्च अवेलेबल है और वो रिसर्च ये कहती है कि जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं, खासतौर पे यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, डॉलर येन, डॉलर स्विस फ्रैंक, जी लेवरेज के बारे में सवाल आ रहा है और इंशाल्लाह हम लेवरेज के बारे में भी थोड़ी देर में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेवरेज के ऊपर हमारी 2 स्लाइड मौजूद है। ये जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं इनके हवाले से जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है वो मंगल और बुध के दिन ऑब्जर्व की जाती है। अगर सारे ही दिनों के अंदर पीर, मंगल, बुध और जुमेरात और जुमा, इन सभी दिनों के अंदर ये सभी करेंसीज के ऊपर ट्रेडिंग होती है और हर वक्त होती है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं, एक रिसर्च ये कहती है कि इन करेंसीज, मेजर करेंसीज के अंदर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स की ट्रेडिंग होती है वो मंगल और बुध के दिन होती है या जुमे के पहले हाफ में होती है। बाकी सारे औकात में भी ट्रेडिंग होती है लेकिन इन औकात में कुछ ज्यादा ट्रेडिंग होती है। आमतौर पे जाती मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपनी यहाँ पे जाती ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा बताता चलूंगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको फॉलो करें या ये भी जरूरी नहीं है कि सब लोग उससे एग्री भी करें। हर ट्रेडर का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है और हर ट्रेडिंग स्टाइल दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। जाती तौर पे मैं अपनी ट्रेड जो स्टार्ट करता हूं वो पीर वाले दिन मैजिक टाइम के करीब जाके स्टार्ट करता हूं, यानी दोपहर के तकरीबन 2-3 बजे जाके मैं अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करता हूं। और जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज के बाद मैं कोई नई ट्रेड स्टार्ट नहीं करता। पीर और मंगल 2 दिन ऐसे, सॉरी मंगल और बुध 2 दिन ऐसे हैं जिनमें मेजर करेंसीज के अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है।
जुमेरात के दिन मेजर करेंसीज की मूवमेंट निस्बतन थोड़ी सी स्लो कंसीडर की जाती है। बहरहाल इसके बारे में राय मुख्तलिफ हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते ऐसा ही हो, ये वेरी करता है। जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के बाद मार्केट अक्सर ट्रेडर्स ने देखा होगा कि स्लो होना शुरू हो जाती है। फंडामेंटल न्यूज अगर नहीं है तो मार्केट में सुस्त रवि का रुझान पाया जाता है, और अगर फंडामेंटल न्यूज है तो मार्केट बाज़ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और मार्केट की बहुत ज्यादा सुस्त हो जाना और मार्केट का बहुत ज्यादा तेज हो जाना, दोनों ही कंडीशंस नॉर्मली ट्रेडर्स के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसीलिए आमतौर पे मैं जुमे वाले दिन अगर अपनी ट्रेड्स कर रहा हूं तो मैं जुमे की नमाज से पहले पहले अपनी ज्यादातर ट्रेड स्टार्ट करता हूं। जुमे की नमाज के बाद जो ट्रेड चल रही हैं सिर्फ उन्हीं को मैनेज करते हैं, कोई नई ट्रेड स्टार्ट नहीं करते। बहरहाल ये हर बंदे का अपना डिसीजन है कि वो इसके हवाले से किस किस्म के ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करता है। अभी हमने बात की थी हम बाई करते हैं, मैंने एग्जांपल ली थी कि हम यूरो और डॉलर को बाई करते हैं। अगर यूरो की कीमत बढ़ रही है तो हम यूरो को बाई कर रहे हैं, और अगर डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो हम डॉलर को बाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आप कितनी मिकदार में बाई कर रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई बाजार से जाके कोई चीज खरीद लाओ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी जाए बाजार से जाके चीनी खरीद लाएं, तो जब तक मिकदार का तयन नहीं किया जाता, मैं ये नहीं बताता कि जी 1 किलो खरीद के लाएंगे 2 किलो लेके आएंगे, तब तक आप उस चीज को खरीद नहीं सकते। दुकानदार को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कितनी मिकदार में वो आपको वो चीज दे, तब तक आप वो चीज नहीं खरीद सकते। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में भी जब हम कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मिकदार का तयन जरूरी है, और इस मिकदार के तयन के लिए 3 मेजर अकाउंट टाइप्स जो हैं वो हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एट ए टाइम हम 1 लाख यूनिट्स को ट्रेड कर रहे हैं। 1 लाख यूनिट से मतलब ये है कि यूरो को बाई कर रहे हैं तो 1 लाख यूरोज हो गए, अगर डॉलर को कर रहे हैं तो 1 लाख डॉलर्स हो गए। अगर हम मिनी अकाउंट टाइप को ट्रेड कर रहे हैं तो हम 10,000 यूनिट्स, और अगर हम माइक्रो अकाउंट टाइप में ट्रेड कर रहे हैं तो हम एट ए टाइम 1,000 यूनिट्स को ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई ट्रेड MT4 में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करने के बाद इस स्क्रीन से वास्ता पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी जा रही है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम असल में एक किस्म का कंप्यूटर कोड है जो इन तीनों अकाउंट टाइप्स के लिए रखा गया है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कुछ चीज उठाते हैं तो आप काउंटर पे उसको लेने जाते हैं तो उसके पास एक कंप्यूटर कोड होता है और वो उसके हिसाब से उसकी कीमत बता देता है। इसी तरह से यहाँ पे इन तीनों अकाउंट टाइप्स का एक कंप्यूटर कोड, आप इसको समझ सकते हैं। वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, माजरत चाहूंगा, स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के खाने में हम 1 लिखेंगे। अगर हम मिनी ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के खाने में 0.10 लिखेंगे, और अगर हम माइक्रो ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के खाने में हम 0.01 लिखेंगे, और कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हम कौन सी ट्रेड स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और उसी के हिसाब से हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रेड तभी स्टार्ट होगी अगर हमारे अकाउंट में उस ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए उतना बैलेंस भी मौजूद हो। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है, बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमने ले ली है। एक एग्जांपल ये है कि बंदा है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और वो कहता है कि थोड़े से थोड़े पैसे के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर ले। हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं जी $100 के साथ वो स्टार्ट करना चाहता है। अब $100 के साथ वो ट्रेड कैसे स्टार्ट करेगा? अभी हमने बात की थी 3 किस्म के अकाउंट टाइप्स की, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त मुझे ये बताएं चैट विंडो के अंदर कि हमारे पास जो सबसे छोटा अकाउंट है वो कौन सा है इन तीनों में से। हमारे पास यहाँ पे जो सबसे छोटा अकाउंट है वो है माइक्रो, और माइक्रो के अंदर हमारे पास है 1,000 यूनिट्स। यानी जब भी हम माइक्रो ट्रेड स्टार्ट करेंगे हमें $1,000 को, 1,000 यूरोस को बाई करना होगा। तो क्या $100 के साथ $1,000 को बाई किया जा सकता है? मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास 100 रुपया है और आप जाके बैंक में ये 100 रुपया दे के उससे 1,000 रुपया ले आए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 1,000
डॉलर्स को बाई करने के लिए $1000 इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, लेकिन वो चाहता है कि वो $1000 इन्वेस्ट ना करे और थोड़े पैसे के साथ ट्रेड स्टार्ट करे, जैसे कि उसने कहा है कि $100 के साथ। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो $100 के साथ ट्रेड स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है लेवरेज का। कंपनी हमें लेवरेज ऑफर करती है। लेवरेज एक किस्म का कर्जा है, एक उधार है, मैं सादा लफ्जों में इसको समझा रहा हूँ। लेवरेज एक किस्म का एक ऐसा उधार है जो कंपनी हमें देती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को ट्रेडिंग के काबिल बनाते हैं। ये एक ऐसा उधार है जो हमने कंपनी को वापस नहीं करना। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे हम अपनी लेवरेज को एडजस्ट कर लेते हैं। लेवरेज है क्या, हमें कंपनी मुख्तलिफ किस्म की लेवरेजेस ऑफर कर रही है, एक काफी लंबी रेंज है। आपने देखा होगा अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपके पास लेवरेज अवेलेबल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं 200 की लेवरेज की, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। वो $100 इन्वेस्ट करता है और वो कंपनी से 200 की लेवरेज लेता है, यानी वो कंपनी से ये तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे $100 पे 200 गुना कर्जा दे दिया जाए, 200 लेवरेज दे दी जाए, यानी हम 100 को 200 से मल्टीप्लाई, तो जवाब आता है $20,000। $100 इन्वेस्ट करके 200 की लेवरेज लेके उस बंदे के पास अब अकाउंट के अंदर वर्चुअली $20,000 के बराबर पैसे मौजूद हैं। माइक्रो में $1,000 उसने ट्रेड करने थे, मिनी में उसने $10,000 ट्रेड करने थे। तो अब $100 इन्वेस्ट करके वो इस काबिल है कि वो माइक्रो में ही नहीं बल्कि मिनी में भी 2 दफा ट्रेड कर सकता है। तो लेवरेज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सहूलत है फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो कि कंपनी हमें देती है, और ये सबसे बड़ी सहूलत है जिसकी वजह से हमें बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने में आसानी रहती है। और इसी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट का रुख करते हैं कि यहाँ पे बनिस्बत किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करने से आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू करना चाहें तो आपको कम से कम पाकिस्तानी रुपयों में 1 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यहाँ पे आप बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको काम के बारे में सही तरीके से पता हो। अभी हमने बात की थी कराची स्टॉक एक्सचेंज की। फॉरेक्स मार्केट में हम बात अब करने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट को चलाता कौन है, चलती कैसे है। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरेक्स मार्केट को कौन चलाता है तो इसका आप क्या जवाब देंगे? चैट विंडो के अंदर आप लिख के मुझे इसका जवाब दे सकती हैं। फॉरेक्स मार्केट को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, और सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक जिम्मेदार है तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस को, पाकिस्तान की तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस को रन करने का। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में जब हम स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंजेस को चलाने की जो मेजर जिम्मेदारी आती है वो सेंट्रल बैंक्स पे आती है। और हमने देखा है कि चार्ट सुबह से शाम तक ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और इनकी मूवमेंट जो है वो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा होती है। हम इन सभी चीजों के ऊपर थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट में बैंकों के रोल के हवाले से। फॉरेक्स मार्केट में बैंक्स 2 तरह से रोल अपना प्ले करते हैं। एक वो बैंक है जिनके फॉरेक्स मार्केट में अपने शेयर्स हैं जिनको लोग ट्रेड भी कर सकते हैं काफी हद तक, जैसे डच बैंक है, उसके 19% शेयर्स हैं, यूबीएस है, सिटी बैंक है, रॉयल बैंक है, बार्कलेस है। ये सारी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो बैंक है जिनके फॉरेक्स मार्केट में अपने शेयर्स हैं। और दूसरे बैंक वो हैं जो फॉरेक्स के निज़ाम को चलाने के जिम्मेदार हैं, जिनमें रफली ये कहा जाता है कि तकरीबन 4,500 से ज्यादा बैंकों का आप एक कम्युनिटी कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। इनमें से जो सबसे अहम तरीन बैंक हमारे लिए हैं वो फेडरल रिजर्व बैंक है, यूएस सेंट्रल बैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा बैंक, जो कि खास तौर पे डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से सबसे अहम रोल प्ले करता है। हमारी ज्यादातर करेंसीज में, जैसे हमने बात की थी कि मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर डॉलर इन्वॉल्व है, तो ज्यादातर करेंसी पेयर्स में डॉलर आता है। और इस बैंक की तरफ से जब भी कोई डॉलर के हवाले से खबर आती है, कोई तब्दीली आती है, तो वो ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, स्विस नेशनल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वो बड़े बड़े बैंक हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 4,500 से ज्यादा बैंक हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट के सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन ये वो बड़े बड़े बैंक हैं जो हमारे इस निज़ाम में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं।
इन बैंकों की तरफ से जब भी कोई पॉलिसी आती है, कोई स्टेटमेंट आती है, तो वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स और इंस्टेंट इम्पैक्ट्स लेके आती है। इनके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे फंडामेंटल्स के अंदर जब हम जाएंगे। फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास कमर्शियल कंपनीज हैं। कमर्शियल कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने तिजारत की गरज से मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं और करेंसीज को बाई और सेल करती हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट फंड्स के वाले से आने वाले वेबिनार्स के अंदर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। फॉरेक्स मार्केट को चलाता कौन है, चलती कैसे है? फॉरेक्स मार्केट में जो चार्ट्स की मूवमेंट सुबह से शाम तक हम देखते हैं, उसमें बहुत अहम रोल ट्रेडर्स का है। ट्रेडर्स ट्रेडिंग जो करते हैं वो मिलकर फॉरेक्स मार्केट को चलाते हैं। बैंकों की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आते हैं, जैसे अभी हमने बैंकों की बात की है, तो बैंकों की तरफ से जब इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आते हैं, उसके अलावा जितनी भी बैंकों की पॉलिसीज अनाउंस होती हैं वो सारी, फॉरेन कैपिटल फ्लोज हैं, मॉनेटरी डिसीजंस हैं, उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स की इंटरवेंशंस हैं। इसके अब फिलहाल आजकल ये इसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। 2004 से पहले सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशंस काफ़ी हद तक ट्रेडर्स को मुतासर करती थी, आजकल उतनी नहीं है। पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल, ये वो सारे अवामिल हैं जो हमारे फॉरेक्स मार्केट को असरअंदाज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है, ये यूरो और डॉलर का चार्ट है अक्टूबर 11 का। काफ़ी पुराना चार्ट है वैसे, लेकिन जो ट्रेडर्स अभी रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको कुछ मैं और एग्जांपल्स भी दूंगा, उनको याद आ जाएगा। यहाँ पे अगर इस चार्ट को गौर से देखें तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने रेफरेंडम अनाउंस किया था अक्टूबर 11 में। यह खबर यूरोपीय यूनियन के लिए को बहुत ज्यादा अच्छी साबित नहीं हो सकी। यूरो की कीमत बड़ी तेजी से नीचे आई। ईसीबी के प्रेसिडेंट ने यूरो को मुस्तहकम करने के लिए कुछ इस्लाहात की, कुछ बेहतरी आ गई, फिर किसी तरफ से कोई अच्छी खबर आ गई, फिर किसी तरफ से कोई बुरी खबर आ गई। ये अच्छी बुरी खबरें लगातार चलती रहती हैं। आपको अगर याद हो, अभी कुछ अर्सा पहले ब्रेक्सिट का मामला हुआ, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ। दोनों करेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई है खबर। इससे पहले पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में और इस साल के पहले क्वार्टर में यूनान के हवाले से, ग्रीस के हवाले से मामला काफी ज्यादा अपसेट रहे। यूरो के हवाले से बहुत ज्यादा मार्केट अनसर्टेनिटी का शिकार रही। ये वो सारी खबरें हैं जो फॉरेक्स ट्रेडर्स को असरअंदाज करती हैं। हमारे टीवी चैनल्स हमें खबरें तो देती हैं, लेकिन वो हमें वो सारी खबरें नहीं देते जिनकी हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से जरूरत है। उस मकसद के लिए हमें कुछ दीगर सोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। हम आने वाले वेबिनार्स के इंशाल्लाह इसके हवाले से मुख्तलिफ सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर पर्सनल मैं अपनी अगर बात करता हूं तो मैं ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए ब्लूमबर्ग टीवी का सहारा लेता हूं। पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में केबल ट्रांसमिशन में ब्लूमबर्ग की नशियात आती हैं। आप अपने अपने टीवी चैनल्स को चेक करें, ब्लूमबर्ग की टेलीकास्ट आती हैं। अगर नहीं आती तो bloomberg.tv की साइट से जाके आप इसकी टेलीकास्ट को देख सकते हैं और यहाँ पे आपको वो तमाम तर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है जो कि आपको हमारे अपने लोकल टीवी चैनल से अवेलेबल नहीं होती। हमारे लोकल टीवी चैनल्स हमें फॉरेक्स के बारे में ज़्यादा आगे ही प्रोवाइड नहीं करते। उसके लिए हमें दीगर सोर्सेज को यूज करना पड़ता है ताकि हम अपडेट रह सकें। फॉरेक्स मार्केट में हम मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। मुझे एक दफ़ा एक दोस्त ने ये कहा कि जी ये जो एनालिसिस आप करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो आप करते हैं, ये तो किया ही नहीं जा सकता, ये तो एक तुक्का है। मैंने उनको समझाया कि बड़ी आसान सी हमारे पास एक एग्जांपल है वेदर फोरकास्ट के हवाले से। रोजाना मौसमी हालात के हवाले से हमारे जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है वो हमें बताता है कि आज बारिश होने वाली है, आज बारिश नहीं होने वाली। ये अल्लाह ताला के अलूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो इल्म हमें अता किया हुआ है और उस इल्म के जरिए हम ये जान सकते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि ये होगा, हम ये कहते हैं कि ये होने वाला है या हो सकता है। हम एक अंदाजे के मुताबिक, उस इल्म दिए हुए इल्म के मुताबिक एक अंदाजा लगाते हैं। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी जो हम टूल्स ऑफ एनालिसिस यूज करते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो एक इल्म हमें दिया गया है, उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए
हम इन टूल्स को यूज करते हुए, इस इल्म को यूज करते हुए ये बता सकती हैं कि आने वाले 15-20 मिनटों में, आधे घंटे में, दिन में, हफ्ते में, महीनों में क्या होने के चांसेस हैं। और जितना ज्यादा बेहतर आपका इल्म होगा उतनी प्रिडिक्शन आपकी बेहतर होगी। फॉरेक्स में फोरकास्ट के हवाले से जो मेजर टूल्स हम यूज करते हैं वो दो हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन और बैंकों की तरफ से और दीगर मालियाती इदारों की तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए किसी भी करेंसी पेयर में या किसी भी करेंसी के हवाले से क्या होने के इम्कानात हैं उसका जायजा लेते हैं और उसके मुताबिक अपने ट्रेडिंग डिसीजंस और अपने ट्रेडिंग प्लान्स तरतीब देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस बेस्ड एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, वॉल्यूम्स को फॉलो करते हैं, कोरिलेशंस को देखते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी मैंने जो बात की है ये बिल्कुल जो नए फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं उनको शायद समझ में ना आए, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वेबिनार्स में हम इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से अलग अलग वेबिनार करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस करने के हवाले से आपको ना सिर्फ समझ आए बल्कि इनको यूज करते हुए आप अपने ट्रेडिंग को मजीद बेहतरी की तरफ ले जा सके, आप ये कह सकें कि हाँ वाकई मुझे ट्रेडिंग आती है और मैं इससे कमा सकता हूँ। सेंटिमेंटल एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। MT4 आप अपने कंप्यूटर पे यूज करते हैं और इस MT4 को आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी यूज कर सकते हैं। MT4 एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। एंड्रॉयड टैबलेट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड फोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उस पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें यह रहता है कि चलते फिरते हम ना सिर्फ ट्रेड्स स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। हमें सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं है, अपने बाकी कामों के दौरान अपनी ट्रेडिंग को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है हमारे लिए ट्रेडर्स के हवाले से। वो लोग जो बिल्कुल नए आए हैं, वो लोग जो कुछ अर्सा से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन सभी ने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो बड़ी जल्दी प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं और ये प्रॉफिट्स हमें बहुत लालची कर देते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जैसे मैंने पहले भी बात की कि हम बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और यही जो चीज है वो हमें लालची कर देती है। फॉरेक्स मार्केट में कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोग नाकाम हो जाते हैं। वो नाकामी की बहुत सारी वजूहत हैं जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह इल्म का ना होना है। हमारे ज्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स, मुझे 7-8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए और फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए, हमारे पास जो फॉरेक्स ट्रेडर्स आते हैं वो फॉरेक्स की बेसिक्स के बारे में भी नहीं जानते। हाँ, उनको ये पता होता है कि जी फलाना मेरा दोस्त ट्रेडिंग कर रहा था, बस उसको देखते हुए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। वो कैंडलस्टिक चार्ट को खोले बैठा होता है और मैं उससे पूछता हूँ ये कैंडलस्टिक चार्ट आपको क्या बताता है? वो कहता है जी सर जी मुझे ये नहीं पता कि ये क्या बताता है, मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा दोस्त इसी चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो बस मैं भी उसी चार्ट को खोल लेता हूँ। तो एक वजह लाइल्मी है। दूसरी वजह ये कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब भी कुछ जगहों पे हम लालची हो जाते हैं और जब टेक्निकल एनालिसिस की बजाय लालच हम पे हावी हो जाता है तो हम गलतियां करते हैं और ये गलतियां नुकसान का बायस बनती हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत लाजवाब बिजनेस है जिससे आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन लालच को कंट्रोल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई आपको ये नहीं पढ़ा सकता कि आप लालच को कैसे कंट्रोल करें। हाँ, हम ये मेथड जरूर बताते हैं कि लालच के ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है, लेकिन उन मेथड्स को अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे, उन बातों को समझेंगे, तभी लालच पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे और आप ये कहेंगे कि ये मैंने एक ट्रेड स्टार्ट की थी, मुझे उसमें प्रॉफिट आ गया, मैं दोबारा से ट्रेड स्टार्ट करूंगा, मुझे और प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये लालच की तरफ लेके जाता है और वहां पे इंसान हमेशा गलती करता है। लालच को कंट्रोल करना ट्रेडर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। ट्रेडिंग एक इंतहाई सादा काम है, कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मुझे याद है मेरे एक दोस्त थे, ऑनलाइन ही दोस्त बने थे, काफी अरसा उनसे बातचीत होती रही। वो ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनका अपना जाती कोई मसला था।
और एक दफा उन्होंने मुझे एक चार्ट भेजा अपना। MT4 में काफी सारे इंडिकेटर्स आपको अवेलेबल हैं और मैं उनका चार्ट देखकर हैरान रह गया कि उसमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स उनके चार्ट के ऊपर लगे हुए थे। चार्ट देख के मैं काफी सारा कंफ्यूज हो गया। मैंने उनसे पूछा कि ये आप इस चार्ट को समझते कैसे हैं? उन्होंने कहा सर जी मुझे समझ तो इसकी कोई नहीं आती। हाँ ये जरूर है कि जहाँ पे बैठ के मैं ट्रेडिंग करता हूँ वहां पे काफी सारे लोग आके बैठते हैं, वो एक चौपाल टाइप जगह है, तो जहाँ पे मैं बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ तो इस चार्ट को देख के लोगों के ऊपर टैका बहुत होता है, लोग बड़े इंप्रेस होते हैं। तो बहरहाल ट्रेडिंग एक सिंपल वर्क है अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स को अपने चार्ट्स पे लगा लेना, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स को अपने चार्ट पे लगा लेने से जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन जाएं। आप बगैर किसी इंडिकेटर के, बगैर किसी टूल के सादा चार्ट पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको करनी आती हो। बहरहाल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह से ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बनाएं। आपको नेकेड ट्रेडिंग भी सिखाएंगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से इंडिकेटर्स की बात भी करेंगे, चार्ट पैटर्न्स की बात भी करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और कॉन्सेप्ट्स की हम बात इंशाल्लाह करेंगे। तो फिर वही बात कि सारा कुछ पढ़ लेने, समझ लेने के बाद लालच अगर आपके पास आता है तो वो नुकसान दे सकता है, वो कंट्रोल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज के ऊपर ही लिमिटेड नहीं है, हमारे पास बेशुमार चीजें हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। करेंसीज के अलावा हमारे पास कमोडिटीज हैं जिनमें ज्यादा पॉपुलर गोल्ड और सिल्वर है। इसके अलावा भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कमोडिटीज की। कंपनियों के शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस चीज पे चाहें ट्रेड स्टार्ट करें। बस इतना है कि आपको उस चीज के ऊपर पूरा तजर्बा हो, पूरा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस पता हो ताकि आपको अच्छे तरीके से ट्रेड प्रॉफिट दे सके। इस मार्केट के अंदर कोई चीज भी सरप्राइज नहीं है। हाँ कभी कभी हम कह सकते हैं कि मार्केट में जब फंडामेंटल न्यूज आती हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव करती हैं, लेकिन वो भी सरप्राइज नहीं है। हमें पता है कि खबर आने वाली है, हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमें बताते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे फलां चीज के हवाले से, फलां करेंसी के हवाले से ये खबर आएगी और उसके मुमकिनात क्या हो सकते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, ये सारा कुछ हमें पता है। असल चीज ये है कि हम उसको किस हद तक समझते हैं। इस मार्केट में प्रॉफिट और लॉस आपके अपने कंट्रोल में है। कितना प्रॉफिट लेके ट्रेड बंद कर देना आप चाहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपको नुकसान हो रहा है तो कितने नुकसान पे आप अपनी ट्रेड को बंद कर देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके अपने कंट्रोल में है। आप जब चाहें अपनी ट्रेड को स्टार्ट करें, जब चाहें अपनी ट्रेड को बंद करें, जितना रिस्क चाहें आप अपना मैनेज करें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ट्रेड स्टार्ट करने से पहले हर चीज को अच्छी तरह से सोचें, रिलैक्स करें और उस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें जब आप कॉन्फिडेंट हो ट्रेड स्टार्ट करने के लिए। और ये सारा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर। दूसरी चीज, हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स में अक्सर जो हमने देखी है वो बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो बहुत बड़ी ट्रेड्स करने के चक्कर में जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक लोगों की तरफ से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रातों रात करोड़पति बनने का। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। फॉरेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनकम है, बहुत प्रॉफिट है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, रातों रात करोड़पति नहीं बना जा सकता। लेकिन कोई भी कारोबार मेरी नजर में ऐसा नहीं है जो कि फॉरेक्स जितना बेहतर हो। फॉरेक्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, सीख लेते हैं, तो आप फॉरेक्स से ज्यादा कमा सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट टाइमिंग के हवाले से जो अभी हमने बात की थी कि कब कौन सी मार्केट खुल रही है, कब कौन सी मार्केट बंद हो रही है, इस चीज को अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो सॉफ्टवेयर की शक्ल में ये अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि फॉरेक्स 24 घंटे की मार्केट है, लेकिन इन 24 घंटों में कुछ औकात ऐसे हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं और कुछ औकात ऐसे हैं जो उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं अपने जाती एनालिसिस की, अपने जाती एक्सपीरियंस की बात करूंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं आमतौर पे जब ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं तो शाम 2-3 बजे जाके हम ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मार्केट को देख जरूर रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पे हम अपनी ट्रेड्स स्टार्ट नहीं करते। उसकी खास वजह है, मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तानी तकरीबन 1-2 बजे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो 3 बजे लंदन सेशन चल रहा होता है। लंदन सेशन एक बहुत अच्छा सेशन है, जैसे हमने इसी वेबिनार में पहले भी बात की है कि ज्यादा
जो वॉल्यूम्स हैं वो लंदन सेशन में ट्रेड हो जाते हैं। 3 बजे से लेके रात के 9 बजे का वक्त वो वक्त है जिसमें हमारे पास लंदन सेशन भी अवेलेबल है, शाम को न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, वो भी अवेलेबल है, और दोनों का ओवरलैप टाइम जिसको हम मैजिक टाइम कहते हैं वो भी अवेलेबल है। ये वो वक्त है जिसमें मार्केट सबसे तेजी से मूव करती है। बहुत कम एफर्ट्स करके बहुत कम वक्त में आप ज्यादा प्रॉफिट्स हासिल कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। अगर इस टाइम में कोई बंदा ट्रेड नहीं कर सकता तो रात के 8-9 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक का टाइम भी अच्छा है। इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास अमेरिकन सेशन रह जाता है। इस टाइम में और शाम के टाइम में थोड़ा सा फर्क ये है कि शाम के औकात में मार्केट ज्यादा तेज है क्योंकि दो मार्केट चल रही हैं, जबकि रात के औकात में मार्केट निस्बतन थोड़ी सी स्लो हो जाती है क्योंकि सिर्फ एक मार्केट रह जाती है। लेकिन अमेरिकन सेशन भी बहुत लाजवाब सेशन है ट्रेडिंग के हवाले से। जाती तौर पे मैं रात के 2 बजे से लेके दोपहर के तकरीबन 2 बजे तक ट्रेडिंग नहीं करता, और उसकी वजह यह है कि ये वो वक्त है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एशियन सेशंस रह जाते हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और जापान रह जाते हैं। ये दोनों मार्केटें ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेडिंग नहीं होती, मार्केट सुस्त रवि का शिकार रहती है बनिस्बत अमेरिकन और लंदन सेशन के। आगे चल के हम टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड्स की बात करेंगे। इन मार्केटों के अंदर ट्रेंड्स उतने ज्यादा क्लियर नहीं होते जितने अमेरिकन और लंदन सेशन के अंदर क्लियर होते हैं। प्रॉफिट तो लिए जा सकते हैं लेकिन आपको प्रॉफिट लेने के लिए ज्यादा लंबा वेट करना पड़ता है, बहुत बहुत देर आपको ट्रेड इंतजार करवाए रखती है ट्रेड स्टार्ट करने के लिए। इसलिए जाती तौर पे मैं इस टाइम में ट्रेड नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी इस बात से एग्री हो, लेकिन बहरहाल ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि आप लंदन सेशन और अमेरिकन सेशन में ट्रेड करें ताकि आप कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। इसी के साथ हम आज का अपना जो वेबिनार है उसको इख्तिताम पजीर करते हैं। इस वेबिनार में मैंने कोशिश ये की है कि फॉरेक्स के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो फॉरेक्स में बिल्कुल नए नए आए हैं या आना चाहते हैं, उनको फॉरेक्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के हवाले से मालूमात हम प्रोवाइड करें। फॉरेक्स क्या है, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग होती है, कौन से टाइम अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या है, इस वेबिनार के अंदर हमने इसके ऊपर बात की है। फॉरेक्स कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। आज उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। पार्ट 2 के अंदर हम काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट्स चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, आपको ईमेल्स के ज़रिए उसकी इंफॉर्मेशन एक्सएनएस की तरफ से मौसूल हो जाएगी। इस वेबिनार के हवाले से या किसी भी किस्म की मालूमात के हवाले से अगर आपको मेरी रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी पहली स्लाइड्स के अंदर आपने देखे होंगे। मैं एंड पे दोबारा एक दफ़ा उनको बता भी दूंगा। हमारा आज का वेबिनार यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ से। अगर कुछ दोस्तों के कुछ सवालात हैं इस वेबिनार के हवाले से, मैं कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन हो वो इस वेबिनार के हवाले से ही करें, क्योंकि जो भी बाकी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह उनके ऊपर हम वेबिनार करेंगे, तफसील के साथ करेंगे और हर चीज़ को इंशाल्लाह डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वेबिनार के हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो चैट विंडो में आप टाइप कर दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि उनके आपको जवाब दे देता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस मेरे पास आए ताकि मैं उनके जवाब दे सकूँ। जी, कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन कर दें।
ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि कॉन्टैक्ट डिटेल जो है मैं आपकी मेंशन कर दूं। ठीक है, मैं अभी स्लाइड चेंज कर देता हूं जहां पे आपको मेरी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आप वहां से मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड अपनी जो है वो चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से आप मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको देख सकते हैं। एक दोस्त कह रहे हैं कि फेसबुक पेज बनाएं और उसके ऊपर करें, इंशाल्लाह कंपनी का जो भी डिसीजन होगा उसके वाले से हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे। एक दोस्त कह रहे हैं कि वेबिनार उनको ईमेल कर दिया जाए। वेबिनार रिकॉर्ड मेरे ख्याल में हो चुका है, मैं कंपनी से इसके वाले से डिटेल से इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ और मेरा ख्याल है कि ये वेबिनार इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर रिकॉर्ड हो चुका होगा तो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, आपको ये यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगा। दोस्त पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट वेबिनार कब होगा। इसके वाले से इंशाल्लाह आप लोगों को बदरिया ईमेल एक्सएनएस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह वेबिनार्स का ये सिलसिला है जो है वो लगातार चलता रहेगा और हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ दीगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि इस वेबिनार से रिलेटेड नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ इसी वेबिनार के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो बताएं। चैनल जो है वो एक्सएनएस का अपना चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप एक्सएनएस टीम से उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर एक्सएनएस लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सएनएस का चैनल मिल जाएगा। वो उम्मीद करता हूँ कि वेबिनार इंशाल्लाह जल्द अपलोड उसके ऊपर हो जाएगा। रिकॉर्डेड वेबिनार मिल सकता है बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर वो यूट्यूब के ऊपर जैसे ही आ जाएगा वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, लेवरेज के बारे में हमने बात कर ली है डिटेल से, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नॉर्मल लेवरेज के हवाले से क्वेश्चन आ रहा है। नॉर्मल लेवरेज ये तो हर ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी लेवरेज रखना चाहता है। लेवरेज के हवाले से ये चीज़ याद रखें कि ये दोधारी तलवार है। लेवरेज जहाँ पे हमें बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारा काम करने में हेल्प करती है, वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता आप ज़्यादा लेवरेज लेने की वजह से बड़ी ट्रेड्स करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके पास एक बहुत ह्यूज वर्चुअल मनी अवेलेबल होती है बड़ी लेवरेज की वजह से और सिस्टम वो ट्रेड स्टार्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा $100 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1000 की लेवरेज लेता है तो टेक्निकली उसके अकाउंट में वर्चुअली $1,00,000 अवेलेबल हैं और वो स्टैंडर्ड लॉट स्टार्ट कर सकता है। अब स्टैंडर्ड लॉट स्टार्ट करने की सूरत में उसके पास बहुत ही कम पिप्स का मार्जिन है कि वो प्रॉफिट की तरफ जा सके। वो ज्यादा नुकसान, अचानक बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए लेवरेज उतनी ही रखनी चाहिए
जितनी आपको बेहतर तरीके से समझ आती है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि टीवी चैनल का नाम बता दें। जरूर, टीवी चैनल का नाम है bloomberg.tv, BLOOMBERG.tv। यहाँ पे मैं उसका लिंक जो है वो टाइप कर देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को मिल जाएगा। मेरी जाती रिकमेंडेशन ये होती है कि इस चैनल को देखने की आदत जरूर डालें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सिलसिला यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले वेबिनार में आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। एक्सएनएस की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।